स्वागत है आपका मेंस ओरिएंटेड क्लास में। हम लोग बातचीत कर रहे हैं यूपीएससी से जुड़े हुए इस बार के मेंस के कुछ संभावित टॉपिक में। पिछली बार हम लोगों ने निबंध से जुड़े हुए मैथिली की चर्चा की, फिर हम लोगों ने बातचीत की भोजपुरी जगत की, और फिर हम लोगों ने बातचीत की मगही या मगधी कहावतों से जुड़े हुए वक्तव्य। इससे रिलेटेड मैं एक बताना चाहता हूँ कि ये एक नई बुक बहुत जल्द 2 से 4 दिनों में आपके पास होगी। ये तीसरा एडिशन है और इसमें जितने भी आईएएस हैं या स्टेट पीसीएस हैं या बीपीएससी हैं, उन सारे सेक्टर वाइज एसेस को इसमें शामिल किया गया। तो आप चाहें तो देख सकते हैं। बिहार बेस लगभग 30 से ज़्यादा निबंध हैं और करीब करीब 200 से ज़्यादा बिहार स्पेशल निबंध को इसमें फॉर्मेट भी किया गया। पिछली बार जो हम लोगों ने बातचीत की थी एसे के श्रृंखला कड़ी के बाद GS1 के और GS1 के सारे एंगल्स के ऊपर डिस्कस किया था कि इतने टॉपिक पर आपको कमांड हासिल कर लेना है। अब हम GS1 के दूसरे सेक्शन पर बात करते हैं, जिसको हम लोग सामान्यतः IR और करंट अफेयर्स के नाम से जानते हैं। मैंने कुछ होमवर्क किया है और इसी होमवर्क की श्रृंखला कड़ी में कुछ मुद्दे हैं। कैसे चीजों को कवर करना है, तो बहुत सारी चीजें जो हो रही हैं हमारे अगल बगल, लेकिन फिर भी इन सारी चीजों में कुछ चीजें हैं जिनके ऊपर एक सामान्य अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली जाए तो इस पेपर से जुड़े हुए फर्स्ट पेपर में जो आयर और करंट अफेयर्स का जो जुड़ा हुआ सेक्शन है उससे चीजें कवर हो सकती है। जैसे फर्स्ट टॉपिक है इंडियन फॉरेन पॉलिसी। बात जब इंडियन फॉरेन पॉलिसी की आती है तो इसमें बात चाहे वो विशेषता हो, इसमें चेंजेस परिवर्तन हो, या इसमें निरंतरता हो, या बदलाव या चुनौती के साथ साथ प्राथमिकताएं, ये 5-7 एंगल हैं। सबके ऊपर कुछ बेसिक पॉइंट्स अगर आप इकट्ठा कर लेते हैं तो समस्या नहीं आएगी। मतलब इंडियन फॉरेन पॉलिसी में नेहरूवन एरा से लेकर मोदी एरा तक क्या चेंज आया, इसके बारे में है। खासकर अब ये कभी नहीं पूछा जाता है कि भारत की विदेश नीति की विशेषताएं बताएं, नहीं, ऐसा नहीं। अब जो प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारत की फॉरेन पॉलिसी कैसे टर्न ले रही है, ट्रंप के आने के बाद क्या क्या चेंजेज आ रहा है, या मोदी 3.0 के आने के बाद किस प्रकार की चेंज देखे गए। अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, जो समकालीन भारत में चेंज हो रहे हैं, उस चेंज में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का व्यूज क्या है। एस जयशंकर का आपने नाम सुना होगा, और ये मेरे हाथ में बिल्कुल एक नई पुस्तक है, खासकर मोदी जी के फॉरेन पॉलिसी पर आई है कि तीसरे दौर में भारत की विदेश नीति की प्राथमिकताएं क्या होंगी, कैसे होंगी। अब इतनी मोटी पुस्तक पढ़ना तो आपके लिए संभव है भी नहीं, और मैं मना भी करता हूं, लेकिन हम जैसे टीचरों को जो आईआर पढ़ाते हैं, जिनका यह विषय है, उनके लिए कंपलसरी है चीजों को पढ़ें। तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी में चेंजेज क्या आए हैं, मतलब मोदी 3.0 के टाइम पीरियड में क्या चेंजेज आए, खासकर चाहे वो नेबर्स कंट्री हो उनको लेकर के रिलेशनशिप में, एशियाई देशों के प्रति नीतियों में, अफ्रीका, फोकस अफ्रीका है उस पर क्या, यूरोप के साथ कैसे संबंध रहे हैं, खासकर कोविड के पहले, कोविड के बाद, रशिया यूक्रेन के मुद्दे पर, और हाल में डोनाल्ड ट्रंप 2.0 के आने के बाद टैरिफ के मुद्दे पर। फिर अमेरिका के साथ क्या संबंध रहे हैं, परंपरागत, खासकर जो अवैध अप्रवासी हैं उनको जब से भेजा गया है तब से भारत के इंटरनेशनल लेवल पर भारी बेइज्जती हो रही है, या थोड़ी सी नकारात्मक अफवाहों का दौर भी देखा। तो वो फिर रूस के साथ संबंधों के समीकरण, कोविड के पहले, कोविड के बाद, खासकर रशिया यूक्रेन वॉर के बाद, बायोलॉजिकल हेल्प को लेकर के क्या चीजें हैं, बायोटेक्नोलॉजी को लेकर के, और जो ऑयल रिसोर्स है उसको लेकर, और हाल में रूस यूक्रेन युद्ध को रुकवाने के बाद से जिस प्रकार अमेरिका और रूस करीब आए हैं, उसका असर क्या पड़ेगा। चीन के साथ तो है ही, चीन कहाँ कहाँ भारत की विदेश नीति के लिए चुनौती बन रहा है, घरेलू स्तर पर, बाह्य स्तर पर, पड़ोसी देशों। तो ये जब बात होती है फॉरेन पॉलिसी की, तो ये 2 एंगल हैं। अगर इन दोनों एंगल पर आप अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेते हैं तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब वो दिन गए जब भारत कनाडा संबंध, भारत रूस संबंध जैसे प्रश्न आते थे, नहीं है, कनाडा में ठीक है भारत विरोधी भावनाएं बढ़ रही हैं वगैरह वगैरह,
लेकिन अब जो संबंध आ रहे हैं वो मल्टी डायमेंशनल एंगल को लेकर के आ रहे हैं, खासकर भारत के साथ जो भी वर्ल्ड लेवल के इंसिडेंट हो रहे हैं उसके रिएक्शन और एंटी रिएक्शन के साथ साथ भारत की भूमिका उसमें क्या हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल एक शब्द है डीप स्टेट। डीप स्टेट डोनाल्ड ट्रंप के वापसी के बाद से एलन मस्क ने और ट्रंप ने अमेरिकन एड के रूप में कुछ चीजें अनाउंस की हैं कि दुनिया भर के देशों में किस प्रकार डीप स्टेट इंटरफेरेंस कर रहा है या अमेरिकन या विश्व के शक्तिशाली देश इसमें घुसपैठ कर रहे हैं। अभी रिपोर्ट आई थी कि CIA ने 1945 के बाद से 67 देशों की सत्ता को पलटा है और इंटरनेशनल लेवल की न्यूज बनी थी। ठीक उसी तरह विदेशी सहायताओं की भूमिका विदेश नीति में क्या रही है, एनजीओ की भूमिका क्या रही है और हाल के दिनों में जो टैरिफ वॉर हुआ है उसको लेकर क्या हुआ है, या फिर ट्रंप 2.0 का इम्पैक्ट क्या है, या भारत के पड़ोसी देशों में जो भी घटनाएं घटी हैं, चाहे वो बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हो, चाहे वो म्यांमार में चल रहा एक सिविल वॉर या गृह युद्ध हो, और या फिर भूटान को भारत विरोधी या भारत के पक्ष में या भारत के समानांतर खड़ा करने की चीन की भूमिका हो, या फिर भारत में ही मणिपुर में जो संघर्ष चल रहा है, या पूर्वोत्तर में अलगाववाद जो उभर के आ रहा है, या भारत में जो अवैध घुसपैठ म्यांमार से और बांग्लादेश से जो हो रही है उसको लेकर सबसे इंपॉर्टेंट जो इस बार सवाल बनेगा, बात चाहे बीपीएससी की हो, बात चाहे यूपीपीसीएस की हो, या बात चाहे आईएएस की हो, वो ये है कि पड़ोसी देशों की होने वाली हलचल में वैश्विक संस्थाओं के साथ साथ डीप स्टेट या विदेशी देशों की भूमिका क्या रही है, भारत इससे कैसे प्रभावित। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये, ट्रंप 2.0 के आने के बाद फॉरेन पॉलिसी कैसे घूम रही है, इसके आने की संभावना थोड़ी कम है। जो भी सवाल बनते हैं ना वो वर्ल्ड लेवल की एक्टिविटीज के ऊपर बनते हैं। आईआर से रिलेटेड बुक्स के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जो भी बुक्स में कंटेंट रहता है वो ट्रेडिशनल कंटेंट रहता है, और सबसे बड़ी बात उसके पढ़े बगैर आप समझ भी नहीं सकते हैं। लेकिन जो प्रश्न आते हैं वो समकालीन भारत से या समकालीन विश्व या कंटेम्प्ररी वर्ल्ड से आते हैं। जो कुछ भी वर्ल्ड लेवल पर हो रहा है, जो कुछ भी सारी चीजें उभर करके सामने आ रही हैं, सवाल उन्हीं से आते हैं। तो अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि एक ट्रेडिशनल चीजों के अलावा मेंस लिखने जा रहे हैं तो कुछ खास चीजें हैं सबके ऊपर पॉइंट्स बना लें। जैसे इंडियन फॉरेन पॉलिसी में मेजर चेंजेस क्या क्या आए हैं, अभी कैसे बदलाव हुआ है और चुनौतियां क्या है। अब चुनौतियों में डोनाल्ड ट्रंप 2.0 भी शामिल हो गए हैं। मेंस के पहले अगर इस तरह की कोई नई घटना घट जाती है तो वो भी जानना है। ठीक उसी तरह पड़ोसी देशों के बारे में तो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग होनी ही चाहिए। कनाडा इसमें थोड़ा सा छूट गया है। अमेरिकी नीति में उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका में कनाडा, हाल के दिनों में भारत कनाडा संबंध कैसे बदले हैं या प्रभावित हुए हैं, या इसमें वैश्विक शक्तियों की क्या क्रिया प्रतिक्रिया रही है, जो एक 5 आइज का कॉन्सेप्ट है। और ये एंगल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सभी मुद्दों के ऊपर अगर आपने थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली, पॉइंट्स बना लिए, जैसे डीप स्टेट क्या होता है, डीप स्टेट की संकल्पना कहाँ से आई, ये शब्द कहाँ से जन्मा, किस तरह यह चर्चित हुआ, क्या क्या संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं, वर्ल्ड लेवल के एक्सपर्ट इसको लेके क्या कह रहे हैं, भारत के लोग या भारत के एक्सपर्ट इस विषय पर क्या अपना नजरिया प्रस्तुत कर रहे हैं, इनकी भूमिका न्यूज़पेपर में किस रूप में सामने आ रही है, चर्चे में यह कैसे वगैरह वगैरह। इसमें सिर्फ आपको 2-3 लाइन ये लिखना है, ऐसा कहा जा रहा है, माना जा रहा है, देखा जा रहा है, विशेषज्ञ कहते हैं, क्योंकि अभी तक ये क्लियर नहीं है। जब तक ये चीजें क्लियर नहीं हो जाती हैं तब तक आप ऑथेंटिकेट नहीं कह सकते हैं कि भारत की विदेश नीति में पंचशील है, गुटनिरपेक्षता है, या पड़ोसी देशों के साथ मधुर संबंध है, या लुकिस्ट या एक्टिस्ट। ऐसी कोई शब्दावली यहाँ पर पॉपुलर नहीं। हाँ, जैसे एनजीओ है, भारत में 33 लाख से ज्यादा एनजीओ हैं। सरकार ने 22,000 एनजीओ को ब्लैक लिस्टेड किया है, 68,000 एनजीओ की मान्यता रद्द की है, और लगभग 20,000 से ज्यादा एनजीओ सरकार के साथ विकासात्मक भूमिकाएं निभा रहे हैं। कई ऐसे मामलों में पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी। एक बैलेंस बना करके चलना, ये आप और हम सभी जानते हैं कि एनजीओ पूरे भारत जैसे विकासशील देशों में घुसपैठ करने वाली संस्थाएं। अभी अमेरिकन एड की लिस्ट निकली थी कि भारत में किस पत्रकार को, किस मीडिया संस्थान को, किस सोशल मीडिया की पर्सनालिटी को, इन्फ्लुएंसर को, जज को, सोशल वर्कर को अमेरिका से पैसा जाता है। पूरा नाम निकला। सच्चाई तो है,
अब इसको इनकार कैसे कर सकते हैं? थोड़ा और पहले जाएं तो भारत में पूरे कांग्रेस के कार्यकाल में क्या होना है ये केजीबी या मॉस्को तय करता था और पैसे आते थे। एक मशहूर फिल्म है ताशकंद फाइल्स, देखिएगा। ठीक उसी तरह 1978 से 80 के बीच में जनता पार्टी की जब सरकार बनी, उसमें भी अमेरिका सीआईए से पैसा आता था। ये बात भी स्वीकारी गई है, लेकिन ये सारी बातें सच है। बट क्या आप इसको अपने आंसर में लिख सकते हैं? क्या आप इस बात को लिख सकते हैं कि भारत में 13% जज अमेरिका से पैसा खा करके डिसीजन दिए हैं? क्या आप इस बात को लिख सकते हैं कि भारत के मोर देन 98% जो जजमेंट हैं वो पैसे खा करके दिए जाते हैं? क्या आप इस बात को कह सकते हैं कि भारत में से 2% जो मामले हैं न्यायपालिका के वो थोड़े बहुत निष्पक्ष होते हैं, बाकी सब करप्शन या गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस से होता है? नहीं लिख सकते हैं। तो फिर लिखेंगे कैसे? बस ये स्मार्टनेस यही है। जिस दिन आपको समझ में बात आ गई कि एक तो टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करना है और उस इंफॉर्मेशन को लिखना कैसे, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होती है। जो भी प्रश्न आ रहा है उससे आपके अंदर एक पर्सनालिटी, जो आपका जज हो रहा है, आपके अंदर एक ब्यूरोक्रेट के गुण हैं या नहीं, एक आपकी समझ है या नहीं है, वो चीजें कैसे पता लगेंगी? वो चीजें यही आंसर राइटिंग से लगती है। इसलिए इसके बारे में हर जगह वेबसाइट्स पर, कोचिंग इंस्टीट्यूट के मैटर में कंटेंट मिल जाएगा, बट उस चीज को लिखना कैसे है और कैसे उस राइटिंग से एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पहचान होगी, यही मेन इंपॉर्टेंस है या मुख्य बात। जैसे फॉर एग्जांपल आज भारत की विदेश नीति कहा जा रहा है सबसे अच्छे दौर से गुजर रही। वेनेजुएला जैसे देश ने अमेरिका को खुल के हटा दिया कि मेरे देश के नागरिकों को अगर आपने अभद्र व्यवहार किया, हथकड़ी लगा के भेजा तो देख लेंगे, बट भारत के का 36 इंच का सीना दिखा नहीं। नेपाल जैसा खुद्दू सा देश हमको धमका रहा है, श्रीलंका पहले धमका चुका, अब भूटान भी आंखें दिखा रहा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान की बात ही कुछ और। कई बार तो अंतर्राष्ट्रीय जगत में यह भी कहा जाता है कि भारत की विदेश नीति एकदम कंफ्यूज है। एक तरफ आप क्वाड में जा रहे हैं, दूसरी तरफ एससीओ में जा रहे हैं। क्या मामला है भाई? या तो चीन के साथ रही या तो अमेरिका ने लात मार के भगा दिया। फिर हम दांत दिखाते हुए चले गए, भैया हमका ऑकस में भी ले लो। ITU2 में हम गए तो ITU2 में तो ले लिया, ऑकस में भगा दी। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग होती है, बट हमें समझना अलग है और उसमें से लिखना क्या है, यही स्मार्ट। एक दो और एग्जांपल देता हूँ। 1 साल हो गए, सब जानते हैं कि वेटिकन ईसाई मिशनरियां मणिपुर में आग लगा रही हैं और 47 के पहले से वहां आग लगा हुआ है। हमारे ही लोगों को भड़का के, ईसाई धर्मांतरित करके, देश विरोधी भावनाओं को भर के, हथियार दे करके लड़वाया गया। क्या कर लिया? ठीक उसी तरह सब जानते हैं कि म्यांमार में जो लड़ाई चल रही है उसमें इंटरनेशनल लेवल के हथियार मिल रहे हैं और वो हथियार मणिपुर और पूर्वोत्तर में भी देखे जा रहे हैं। 150 से भी ज्यादा अलगाववादी संगठनों के पास हथियार हैं। पूरा प्रयास कर लिया भारतीय सेना, सुरक्षा बल, गुप्तचर एजेंसी की स्थिति कंट्रोल में हुई। क्या कर लिया? सब जानते हैं कि 5 करोड़ इलीगल माइग्रेंट बांग्लादेशी भारत में रहा। 1947 के पहले से घुसपैठ चल रहा है, आज भी घुसपैठ हो रहा है। भारत के 16 किलोमीटर बॉर्डर के अंदर तक बांग्लादेशी घुस चुके हैं और 5 करोड़ इलीगल माइग्रेंट भारत में रह रहे हैं। भारत के पूरे पूर्वोत्तर राज्यों की डेमोग्राफिक चेंज हो गई है। बिहार के सीमांचल में 3 लाख से ज्यादा घुसपैठ हो चुकी है बांग्लादेशियों की। लिख सकते हैं कि पूरी की पूरी डेमोग्राफिक चेंज करके भारत में गृह युद्ध की तैयारी हो रही है। 27 रिपोर्ट आ चुके हैं बांग्लादेशी घुसपैठ पर सुरक्षा एजेंसी की। 27 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। तो इस चीज को लिखेंगे कैसे? कैसे डिफाइन करेंगे कि इसमें कन्वर्जन लॉबी है, इसमें चीन की भूमिका है, इसमें अमेरिका की भी भूमिका है, इसमें डीप स्टेट की भूमिका है, इसमें भारत विरोधी बुद्धिजीवियों की भूमिका है? कैसे इसको डिफाइन करेंगे कि भारत में जो एक ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस नामक जो आइडियोलॉजी है, जिसके 2-3 इंडिकेटर है, वो साफ सक्रिय है? कैसे बताएंगे कि आज भी इतने सारे सरकार के ताकतवर होने के बाद नागालैंड से समझौता हुआ और नागालैंड से कई गुप्त समझौते हुए, जिसमें नागालैंड को झंडा भी दे दिया गया है,
और अगर आप एयरपोर्ट से उतरते हैं तो आप कितने दिन नागालैंड में घूमेंगे इसकी भी परमिट लेनी पड़ती है। आपने पाताल लोक 2 वेब सीरीज देखी होगी, थोड़ा बहुत समझते हो कैसे आप कहेंगे कि भारत के खुद सुरक्षा बल इन सारे घपले में इन्वॉल्व हैं। म्यांमार से जो एक गोल्डन ट्रायंगल है, चरस, गांजा, अफीम और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और हथियार आते हैं, उसमें भारत सरकार के नेता, भारत सरकार के सुरक्षा बल, भारत सरकार के लीडर सब के सब इन्वॉल्व हैं और मजे से फसल काटी जा रही है। कैसे आप कहेंगे कि दुनिया के सबसे बड़े बच्चियों को उठा के सेक्स रैकेट में ढकेलने का कारोबार बिहार के बेतिया से होते हुए, बंगाल से, बांग्लादेश से होते हुए, म्यांमार से इंटरनेशनल लेवल पर हो रहा है और उन्हें थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया के जगह लिख सकते हैं। तो जब नहीं लिख सकते हैं तो लिखेंगे कैसे, या फिर इन सारे क्रिटिकल सिचुएशंस को कैसे डिफाइन करेंगे। कुछ बेसिक कीवर्ड्स हैं, बेसिक कुछ शब्द हैं, अगर आपने उसका प्रयोग अपने आंसर में नहीं किया तो दूसरे कर रहे हैं और यही कारण है कि हिंदी बेल्ट को नंबर नहीं मिलता। सब जानते हैं, बता देंगे मणिपुर संघर्ष क्या है, कैसे है, किस तरह है। इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो मणिपुर के सीएम ने क्यों इस्तीफा दे दिया, इसका उत्तर नहीं है। या हम इंटरनेशनल पावर्स को क्यों बैलेंस नहीं कर पा रहे। अभी चल रहा है इंटरव्यू, राजेंद्र नगर में बैठा था मैं, 3-4 मैंने सवाल पूछे आईआरएस के, तो 2-3 बच्चे ही हैं जो टू द पॉइंट उत्तर दे पाए हैं। इनकी उम्र को देखते हुए उसमें सेलेक्ट भी हो जाएंगे कुछ लोग, बट अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं है हिंदी बिल्ड की तो बिल्कुल नहीं। बेहतरीन कंटेंट, टू द पॉइंट सब या टू द पॉइंट वर्ड्स, की वर्ड क्या होता है। जैसे अरब देशों के प्रति हमारी जो नीति थी पहले भावनाओं पर चलती थी, अब राष्ट्र की प्राथमिकता या नेशनल प्रायोरिटी पर चलती है। लुक ईस्ट पॉलिसी के साथ पहले हम सिर्फ पूर्वोत्तर के देशों, पूर्वोत्तर राज्यों के साथ, एशियाई देशों के साथ कनेक्ट होते थे, अब जो है स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग की हो रही है। पहले की हमारी फॉरेन पॉलिसी में सिर्फ नेशन को प्रायोरिटी देती थी, अब की फॉरेन पॉलिसी में हमारे विदेश नीति में वैश्विक नेताओं से पर्सनल केमिस्ट्री को वरीयता दी जाए। ये जो शब्द है ना, पर्सनल बॉन्डिंग, केमिस्ट्री, 3E, 3R, रीऑर्गेनाइजेशन, रिकंस्ट्रक्शन और एक रिफॉर्म करके, ऐसे जो शब्द कीवर्ड होते हैं जो फॉरेन पॉलिसी में प्रयोग किए जाते हैं या सिक्योरिटी के मामले में प्रयोग हो रहे हैं, अगर आपने इस चीज को अपने पेपर में यूटिलाइज नहीं किया, जो चीजें मैंने बताई, तो आपको मार्क्स नहीं है। याद करिए जब बीपीएससी में पूछा गया था डोकलाम प्रॉब्लम क्या है और डोकलाम प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने में गांधीयन आइडियोलॉजी की भूमिका क्या होगी, सारे लोग वहीं कलम रखते हैं। क्योंकि गांधीयन आइडियोलॉजी का मतलब सिर्फ थप्पड़ खाना, अहिंसा नहीं होता। गांधीयन आइडियोलॉजी में बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं। तो तैयार रहिए, आप कोई भी दे रहे हैं, यूपी दे रहे हैं, बिहार दे रहे हैं, आईएएस दे रहे हैं, टॉपिक वही होगा, प्रश्न पूछने का तरीका अलग। तो आईआर और करंट अफेयर्स में करंट अफेयर्स में इतनी सारी चीजें हैं जो आपको देखनी है, खासकर इंटरनेशनल रिलेशंस में। अब बात आती है कुछ अन्य और चीजें, जैसे WTO, WHO, IMF, वर्ल्ड बैंक और UN जैसी संस्थाओं की सक्रियता कैसे रही, क्या रही, खासकर बीमारियों को लेकर या इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के लेकर के, उसके ऊपर भी आपको नजरिया विकसित करना है। और ये मैंने 5वां अभी छोड़ रखा है क्योंकि एग्जाम के 1 हफ्ते पहले तक टॉपिक सामने आते रहेंगे। के बाद GS2 है, GS2 भी है, GS3 भी है। अब GS2 में GS2 में इकोनॉमी और ज्योग्राफी भी है और GS2 में फिर साइंस, टेक और बिहार भी है। आगे भी डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स क्या आती है अगली चर्चा में, लेकिन अभी फिलहाल जो आपको चर्चा जानना है वो आईआर में इतना। फिर उसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर जो करंट अफेयर्स की घटनाएं हैं उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे कि जितने हमारे राष्ट्रीय मुद्दे हैं, संवैधानिक मुद्दे हैं, न्यायिक मुद्दे हैं, आर्थिक मुद्दे हैं, सामाजिक मुद्दे हैं, पर्यावरणीय मुद्दे हैं, उनके ऊपर भी 10 से 12 पॉइंट्स, 10 से 12 टॉपिक्स पर आपको लगभग 5 से 7 पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए जिससे कहीं कोई समस्या ना रहे। तो ये मैंने एक छोटी सी चर्चा की है आईआर के बारे में, करंट अफेयर्स के बारे में। इतने टॉपिक हैं, अगर आप तैयार कर सकते हैं इस छोटे से समय अंतराल पे तो जरूर तैयार कर लें। इससे आपको कोई डर या भय नहीं रहेगा। एकदम ये सेम टॉपिक है, चाहे आप यूपी दे रहे हैं,
चाहे वह बिहार दे रहे हो, कोई अंतर नहीं है। फर्क कितना है कि यूपी में यह 120 या 200 शब्दों में आ जाएंगे और बिहार में 8 नंबर, 9 नंबर या 36 नंबर या 38 नंबर। तो इस बार देख लीजिए इंडियन फॉरेन पॉलिसी, इंडिया एंड वर्ल्ड, उसके रिलेशनशिप को एस्टिमेट या मूल्यांकन करना है। इंडिया एंड वर्ल्ड इंसिडेंट, एक्शन, रिएक्शन और भारत की भूमिका, इतनी सारी चीजें हैं। खासकर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पड़ोस के देशों में हलचलें, म्यांमार, बांग्लादेश और भूटान, और इधर उनका प्रभाव, बात मणिपुर की, बात पूर्वोत्तर की, भारत की घुसपैठ की। और इसके अलावा ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WHO, IMF, वर्ल्ड बैंक और UN हमेशा से रहता है। और जो एक वैश्विक बीमारियां आ रही हैं या एनवायरमेंट के मैनेजमेंट को लेकर। तो GS1 में IR के सेक्शन में बस इतना ही, ठीक है। अब हम लोग बातचीत करेंगे आगे। GS2 में सबसे पहला टॉपिक है पॉलिटिकल सिस्टम, खासकर संविधान, राज्य व्यवस्था और बिहार की राजनीति, अपने अगले वार्ता। थैंक यू।